जय श्री राम। मैं पंडित अमित शर्मा आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं विद्वत जनों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अयोध्या पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज के हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि विवाह मिलान के कौन से प्रमुख ज्योतिषीय सूत्र हैं जिसका हमें वर एवं वधू की कुंडली के मिलान के समय विशेष ध्यान रखना होता है। और इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले इस विषय पर चर्चा कर ली जाए कि विवाह मिलान को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता क्यों दी गई है हमारे यहाँ। देखिए, विवाह संस्कार मनुष्य की एक महत्वपूर्ण वृत्ति जो इस मृत्यु लोक पे सभी जीवों पर समान रूप से लागू है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत जो काम है यह मनुष्यों में समान रूप से, जैसे भूख लगती है उसे प्यास लगती है, क्रोध उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से उसमें काम की अग्नि भी प्रज्वलित होती है। इस कामाग्नि को सामाजिक क्रम में ढालने के लिए, समाज के गुलदस्ते में इसे एक सुंदर क्रम में लाने के लिए विवाह संस्था की स्थापना की गई है। हमारे सनातन धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। विवाह कामाग्नि को तो संतुलित करता ही करता है। विवाह के संस्कार से परिवार की संरचना होती है और परिवार की संरचना से एक अच्छे और सभ्य समाज की संरचना होती है। तो यह सभी इकाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और महत्वपूर्ण हैं। हमारे सनातन धर्म में एकाकी विवाह की पद्धति है और उस पे ही विशेष उस पे जोर दिया गया है, क्योंकि विवाह व्यभिचार का विषय नहीं है, यह संस्कार का विषय है। और विवाह एक ही चले, सुदृढ़ हो, पति पत्नी का आपस में प्रेम बना रहे, विवाह के सुख में कोई भी कटुता न उत्पन्न हो। इस विषय की गंभीरता को समझकर महर्षियों ने ज्योतिष शास्त्र में विवाह मिलान को लेके कुछ प्रमुख सूत्र प्रतिपादित किए हैं। इन्हीं सूत्रों को हम आज अपने इस कार्यक्रम में चर्चा में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले अष्टकूट पद्धति से हम प्रारंभ करेंगे आज, फिर मांगलिक दोष पे चर्चा करेंगे, अष्टकूट पद्धति के प्रमुख नाड़ी दोष पे जो उसका 8वां सूत्र प्रमुख सूत्र है उस पे भी चर्चा करेंगे, इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पे चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अष्टकूट पद्धति से। जानते हैं कि अष्टकूट पद्धति क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे आपको चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ कि अष्टकूट पद्धति है क्या और उसको किस प्रकार से हम ज्योतिष में विवाह मिलान के क्रम में प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम जो हमने अष्टकूट की चर्चा की, जिसमें 8 प्रकार के कूट यानी कि 8 नियम हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। उस 8 में वर वधू के जनपत्रिका में मिलान करने पे किन किन कूटों को हम पार कर पाते हैं, किन किन इस 8 क्रम के चरणों में हमें कितने अंक प्राप्त होते हैं, यह अष्टकूट पद्धति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 8 को हमें उसके नियोजित क्रम पे ही याद करना होता है, समझना होता है। सबसे पहला क्रम है वर्ण। वर्ण के बाद जो दूसरा क्रम है वह वश्य है। वश्य के बाद तीसरा है तारा, चौथा है योनि, 5वां है ग्रह मैत्री, 6वां है गण, 7वां है भकूट और 8वां है नाड़ी। इसे सर्वाधिक अंक दिए गए हैं और नाड़ी अष्टकूट पद्धति में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। ग्रह मैत्री, भकूट, गण सभी के अपने अपने प्रमुख उद्देश्य हैं जो वह स्थापित करते हैं। जैसे भकूट से हम प्रेम का विचार करते हैं, नाड़ी से स्वास्थ्य संतान का विचार करते हैं, ग्रह मैत्री से सामंजस्य का, तारा से भाग्य का, आदि आदि विचार हम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यह जो अष्टकूट के जो 8 कूट हैं इनको उन्हीं के क्रम पे जो स्थापित किया गया है उनके उस पद के क्रमांक को जब हम जोड़ देंगे तो उसका हमें अष्टकूट का हमें पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। जैसे जब आप वर्ण के 1, वश्य के 2, तारा के 3, योनि के 4, ग्रह मैत्री के 5, गण के 6 और भकूट के 7 और नाड़ी के 8 अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो 36 अंक प्राप्त होगा। इस 36 अंक में 18 अंक को न्यूनतम माना गया, यानी 50% को न्यूनतम पासिक मार्क माना गया है कि यदि 36 गुण में 18 मिल रहे हैं तो विवाह की ओर सोचा जा सकता है। किंतु कई महर्षियों का, कई ज्योतिषियों का, मेरे अपने निजी अनुभव, मेरे गुरुओं के द्वारा प्रशस्त सूत्रों में इस बात को स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया कि 36 में 18 के बजाय यदि 25 गुण मिले और ग्रह मैत्री
5 में 4 या 5 में 5 न्यूनतम हो, तभी हमें विवाह की ओर इस अष्टकूट पद्धति के 8 कूट को पार हो गया ऐसा समझना चाहिए। अष्टकूट पद्धति के इस नियम को सार के रूप में फिर से समझ लें संक्षिप्त रूप से कि न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। तो सबसे पहले 36 में 18 न्यूनतम पासिंग मार्क हैं, न्यूनतम अंक हैं जिसे हमें प्राप्त करना होता है, किंतु सही से विवाह चले, सुख बना रहे, उसके लिए आपको 25 से अधिक गुण ग्रह मैत्री के साथ जानने चाहिए। नाड़ी दोष जो अष्टकूट पद्धति में 8वें नंबर पे है, यह 8वें क्रमांक पे सबसे ज़्यादा अंकों के साथ है। और नाड़ी दोष सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह स्वास्थ्य और संतान यानी कि विवाह का जो मैंने उद्देश्य आपको बताया कि एक परिवार की संरचना हो सके, एक परिवार मनुष्य का जीवन आगे बढ़ सके, उसके कुल का, मान का, प्रतिष्ठा को स्थापित रखने वाला योग्य संतान उसे प्राप्त हो। तो उस संतान की प्राप्ति के लिए अगर जन्मपत्रिका के मिलान में नाड़ी दोष सम्मिलित हो गया तो हो सकता है कि उसे संतान सुख बाधित ही रह जाए। तो इस वजह से हमें नाड़ी दोष पे विशेष ध्यान रखना होता है। नाड़ी दोष को लेके हम एक अलग से कार्यक्रम बनाएंगे क्योंकि नाड़ी दोष ज्योतिषीय क्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। विषय की इसकी दीर्घता भी अपनी है कि नाड़ी दोष यदि जिन लोगों का विवाह नाड़ी दोष में हो गया वह कैसे खंडित हो या किन किन विशेष सूत्रों में हमें नाड़ी दोष को खंडित मान लेना चाहिए, इस पे हम अलग से कार्यक्रम बनाएंगे और यह आवश्यक भी है। किंतु आज का हमारा कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बस इतना है कि विवाह मिलान करने से पहले यानी कि विवाह करने से पहले जो हम जन्मपत्रिका मिलाएंगे उनमें किन प्रमुख सूत्रों को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने अष्टकूट को समझा, अष्टकूट के महत्वपूर्ण हिस्से, नाड़ी पे भी संक्षिप्त रूप से आप ज्ञान प्राप्त कर लें कि नाड़ी की क्या स्थिति होती है। तो सबसे पहले वर एवं वधू की कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार की नाड़ियों में से कोई एक नाड़ी होगी, आदि, अंत्य और मध्य। 27 नक्षत्र हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 28 हैं मूलतः एक गुप्त नक्षत्र है, किंतु ज्योतिषीय गणना में प्रमुखता से 27 नक्षत्रों का प्रयोग है। इन 27 नक्षत्रों के 3 हिस्से करके आदि, अंत्य और मध्य 3 नाड़ियां बनाई गई हैं, प्रत्येक में 9 नक्षत्र आ जाते हैं। यदि वर एवं कन्या की कुंडली के जो नाड़ी हैं, जैसे वर की कुंडली में आदि नाड़ी है और कन्या की कुंडली में भी आदि नाड़ी हो जाएगा तो यह नाड़ी दोष कहलाएगा। अंत्य है वर में और कन्या में भी अंत्य है, वधू की कुंडली में भी इसी प्रकार से अंत्य आ जा रहा है, वर में भी अंत्य है। तो आदि, अंत्य और मध्य ये तीनों समान रूप से हो गए तो जन्मांक में नाड़ी दोष आ गया। या खंडित भी हो जाता है। नाड़ी दोष को खंडित होने के कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि यदि वर एवं कन्या की कुंडली के नक्षत्र समान हैं और नक्षत्र के चरण अलग अलग हैं, जैसे एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का जब हम विवाह देख रहे हैं और उस व्यक्ति की कुंडली में जो नक्षत्र है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए पुख्य नक्षत्र है और उसका प्रथम चरण है, जिस कन्या से उसका विवाह होने वाला है उसका भी भाग्य से या एक विशेष क्रम में पुख्य नक्षत्र ही है, किंतु उस कन्या का जो जन्म नक्षत्र पुख्य है वह तीसरे चरण में है। पहला था वर का, कन्या का है तीसरा, दूसरा या चौथा, कोई भी अन्य चरण हुआ तो यहाँ पे नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा या नाड़ी दोष शून्यता की ओर चला जाएगा, उसका कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार नक्षत्र हो सकता है कि नक्षत्र ही अलग हो किंतु राशि के स्वामी एक हो, ऐसी स्थिति में इसे हम एकाधिपत योग के नाम से ज्योतिष में जानते हैं और यहाँ पे भी नाड़ी दोष को नहीं काउंट करेंगे। मैं आइए इसे आपको लिख के समझा देता हूँ, विस्तृत रूप से आप इसे अलग से कार्यक्रम में समझेंगे, किंतु अभी आप इसे संक्षिप्त रूप से समझ लें, नोट कर लें। नाड़ी दोष के अंतर्गत मैंने अभी आपसे चर्चा ही की थी, उसी बात को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे कर रखा है, आप इसे समझ लें कि यदि समान नाड़ी हुई, जो भी नाड़ी हो आदि, अंत, मध्य, वर एवं वधू की, यदि वह समान हो गई तो नाड़ी दोष होगा। और यदि समान है और नाड़ी दोष उत्पन्न हुआ है, अष्टकूट पद्धति में उसे पर्याप्त अंक यानी 25 अंक मिल गए थे, ग्रह मैत्री भी पूर्ण थी, किंतु नाड़ी दोष जो 8वें नंबर का नाड़ी का कूट रहा, नाड़ी का जो सिद्धांत है उसमें व्यक्ति की समान नाड़ी हो गए और नाड़ी दोष उत्पन्न हुआ, तो इन 2 प्रमुख सूत्रों से आप उसे खंडित मान लेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ सूत्र हैं, जैसे नक्षत्र एक हो या नक्षत्र के स्वामी एक हो तो भी नाड़ी दोष खंडित मानते हैं, लेकिन यह प्रामाणिक नहीं है, यह केवल ज्योतिषीय अनुभव में है कि नक्षत्र के स्वामी अगर एक हो गए तो उसका प्रभाव शून्य होगा। निश्चित तौर पे जब हमारे सामने
कई ऐसी पत्रिकाएं आई जिसमें नाड़ी दोष था, किंतु जब उस पर हमने विशेष रूप से विचार विमर्श किए कि नाड़ी दोष होने के बावजूद उनके कुंडली में वैवाहिक विषमता जो नाड़ी दोष के कारण आनी चाहिए थी वह नहीं है, तो इस विषय पे जब विचार किया गया गहनता से, तो यह बात सामने आई कि अगर उसके स्वामी भी एक हैं, कई ज्योतिषियों का भी मत उनके ग्रंथों में मुझे बाद में भी देखने को मिले, तो यह चीज़ स्पष्ट रूप से आई कि नक्षत्र के स्वामी भी यदि एक हों तो भी कट जाते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य सूत्र है कि 27 नक्षत्रों में 14 नक्षत्रें ऐसी हैं कुछ विशेष जिनमें नाड़ी दोष को ग्रहण नहीं करते, किंतु इसे मैंने पहले ही कहा कि हम इसे अलग से कार्यक्रम बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी जब आप विवाह का प्रारंभिक स्थिति यानी विवाह मिलान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसमें नाड़ी दोष की ही गंभीरता को लेके नहीं चलेंगे। प्राथमिक स्तर पर इन्हीं 2 सूत्रों से यदि नाड़ी दोष खंडित हो रहा है तभी आगे बढ़े, नहीं तो उसे खंडित ना माने। यदि वह किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा विचारा नहीं जा रहा है तो, या फिर उस पर गंभीरता से चर्चा करने योग्य व्यक्ति उस समय पत्रिका पे नाड़ी दोष पे चर्चा नहीं कर रहा है, तो इन्हीं 2 सूत्रों से ही उसे खंडित माने, अन्यथा नहीं। आइए अब नाड़ी दोष के बाद हम मंगल दोष पे चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह के ऊपर, मंगलिक दोष के ऊपर मैंने एक कार्यक्रम पहले से बना के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मंगल दोष के ऊपर आपको वह कार्यक्रम मिल भी जाएगा, किंतु जब हम विवाह मिलान की चर्चा कर रहे हो, विवाह मिलापक की चर्चा कर रहे हो और वहाँ पे मंगलिक दोष छोड़ दिया जाए तो ना यह इस कार्यक्रम के और विषय के साथ तर्कसंगत ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने तो वो कार्यक्रम बना दिया है, आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो उसे पुनः देख सकते हैं और संक्षिप्त रूप से मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। देखिए, मंगल यदि कन्या या वर की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में विराजमान है तो व्यक्ति मांगलिक होगा, और यदि मांगलिक है तो दोनों ही समान रूप से समान भाव में मंगल हों, यानी कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में कन्या के और वर की भी कुंडली में इन्हीं भावों में मंगल विराजमान है तो मांगलिक दोष निरस्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि 25 से अधिक गुण हैं, गुणा अधिक के भौम दोषम ना विद्यते, तो मांगलिक दोष स्वतः निरस्त हो जाता है। आइए मैं इसे आपको लिख के भी समझा देता हूँ ताकि आप इसे सरलता से समझ सकें। मंगल अर्थात कुज दोष। मांगलिक दोष में सिद्धांत सामान्य सा है कि यदि मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव 1, 4, 7, 8, 12 भाव में है तो वर या कन्या की कुंडली मांगलिक दोष से युक्त है, और यदि है तो फिर उसमें हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि या तो 25 से अधिक गुण हो अथवा दोनों ही कुंडली में समान रूप से मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हो तो व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष स्वतः निरस्त हो जाएगा। मांगलिक के बाद अब हम विवाह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सप्तम भाव यानी कि पति या पत्नी के स्थान पर चर्चा करते हैं कि उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए जब हम एक कुंडली विवाह के लिए मिला रहे हों। तो आइए उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सप्तम भाव, जो 7वां भाव है वह पति या पत्नी के सुख का भाव कहा गया है। मैंने अपने भाव संबंधित जो कार्यक्रम बनाए हैं जिसमें मैंने आपको सभी भावों से परिचित कराया था, उसमें मैंने यह बात प्रदर्शित की थी, उल्लेखित किया था कि जो 7वां भाव है, सप्तम भाव है, वहां से रति या पति अथवा पत्नी का विचार करते हैं। तो 7वां भाव इस दृष्टिकोण से और विवाह मिलान के क्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। ज्योतिष में हम सप्तम भाव से अन्य भी बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन उसे हम अन्य कार्यक्रम में समझेंगे, क्योंकि सप्तम भाव का मूल विचार पति या पत्नी का ही है। बाकी ज्योतिष के एक सिद्धांत भावत भाव यानी हाउस टू हाउस प्रिंसिपल के द्वारा हम उस पर अन्य बहुत से विचार करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यात्रा का विचार किया जा सकता है, छोटे पुत्र का विचार किया जा सकता है, आदि आदि, किंतु वह विषय अलग होगा। अभी आप यह समझें कि सप्तम भाव जो मूल पति या पत्नी का भाव होता है उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए विवाह मिलान के दौरान। जब हम अष्टकूट, नाड़ी और मंगल का विचार कर रहे हो तो सप्तम भाव की क्या स्थिति है इस पे भी हमारे विचार जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में चले गए, यानी कि जो त्रिक भाव हैं, मैंने भाव वाले कार्यक्रम में बताया था कि 6, 8, 12 भाव त्रिक होते हैं, तो यदि 6, 8, 12 भाव में सप्तम स्थान के स्वामी इन भाव में चले गए हो जन्म के समय तो विवाह सुख बाधित होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली मेष लग्न में हो, यदि मेष लग्न का व्यक्ति है तो उसके सप्तम भाव में 7 नंबर यानी कि तुला राशि पड़ेगी और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र यदि मेष लग्न में 6, 8, 12 भाव में जा रहा है तो विवाह संबंधित सुख को वह कुछ हद तक बाधित करेंगे। उसको लेके हमें उपाय करने चाहिए या ऐसे कुछ सिद्धांतों पर हमें ध्यान रखना होगा जो विवाह सुख को बाधित ना करें। उदाहरण के लिए यदि सब कुछ सही रहा, नाड़ी दोष नहीं है, गुण मिलान अच्छे हैं और 6, 8, 12 भाव में चला गया है सप्तम भाव का स्वामी, तो उस व्यक्ति का कुंभ विवाह करा के विवाह कर दिया जाए तो विवाह में परेशानी नहीं होती।
आइए मैं आप सप्तम भाव की स्थिति को चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ। प्रमुखता से हम इस सिद्धांत को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सप्तम भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है और सप्तम भाव का स्वामी यदि अपने से छठे में चला जाए, यानी कि मूल छठे भाव में चला जाए, तो विवाह सुख बाधित हो सकता है। अष्टम भाव में चला जाए तो, 12वें भाव में चला जाए तो भी, या फिर सप्तमेश अपने से छठे स्थान पे, सप्तमेश का अपने से छठा यानी कि 12वां भाव, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आ गए, और 12वां भाव छठे से छठा हुआ, खष्ट से खष्ट होने के कारण 12वें भाव पे 2 तरीके के प्रभाव उसको मिल गए सप्तमेश को हानि पहुंचाने के। इसी प्रकार से सप्तमेश से अष्टम हुआ द्वितीय भाव, यानी सप्तमेश यानी कि पति या पत्नी स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में विराजमान है, तो भी यह कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख को बाधित करेगा। और यदि अपने से 12वें यानी कि मूल छठे भाव में, तो यहाँ पे भी यह वैवाहिक सुख को नष्ट कर रहा होगा। अब सप्तमेश पर यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या वहां पे क्रूर ग्रह विराजमान है, तो भी वैवाहिक सुख बाधित हो सकता है। इसे भी सूत्रों के अनुसार समझिए। यदि 7वें भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि, यानी कि उदाहरण के लिए हम पहले शनि से शुरुआत करते हैं, शनि की तीसरी दृष्टि या शनि की 7वीं दृष्टि या फिर शनि की 10वीं दृष्टि पति या पत्नी स्थान यानी कि 7वें भाव पर है, तो विवाह सुख में बाधा पहुंचेगी। वैसे भी शनि का एक नाम शनैश्चर है, यानी मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो यह जब शनि सप्तम भाव को देखेगा, तो चाहे विवाह को बहुत लेट कर दे, यानी विवाह होने में ही बहुत विलंब हो जाए, तो भी विवाह सुख बाधित हुआ। अथवा एक इसका यह भी मैंने दोष देखा है कि विवाह आयु से अत्यधिक बड़े उम्र के व्यक्ति से या कन्या से हो जाने पे भी व्यक्ति को आरोग्यता संबंधित बाधाओं को शनि के कारण झेलना पड़ता है। तो शनि के अतिरिक्त जो अगला क्रूर ग्रह है उस पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम केवल क्रूर ग्रहों की दृष्टियों की ही चर्चा कर रहे हैं सप्तम भाव पर। अगला जो क्रूर ग्रह है मंगल, उसकी भी 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा हो, तो यह भी वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त सूर्य, जिसकी पूर्ण दृष्टि केवल 7वीं है, 3 दृष्टियों वाले ग्रह मंगल और शनि को आपने समझा। सूर्य यदि अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव पर पति या पत्नी स्थान को देख रहा है, तो यह भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं। इसके अतिरिक्त ये तीनों क्रूर ग्रह, साथ ही साथ नीच के चंद्रमा को भी ज्योतिष शास्त्र में क्रूर ग्रह ही माना गया है। पूर्णतः यह गलत फल ही उत्पन्न करते हैं। अथवा पापक्रांत बुध, पापक्रांत बुध का अर्थ बुध जो है किसी क्रूर ग्रह के साथ, यानी नीच के चंद्रमा, मंगल, सूर्य, शनि के साथ सप्तम भाव में बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, तो यह व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए गड़बड़ होता है। बुध के विषय में मैं एक अतिरिक्त बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। बुध व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी कुंडली में काम उद्वेग बढ़ाने का काम करते हैं, और यदि यह क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए तो यह व्यभिचार योग का भी निर्माण कर डालता है। तो हमें विवाह मिलान के समय बुध की स्थिति पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अभी के लिए हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र रहे हैं विवाह मिलान को लेके, हमने उस पर चर्चा पूर्ण कर ली है। अगले कार्यक्रम में हम आपको यह बताएंगे कि वैवाहिक जीवन किस प्रकार से सुखी हो। यह भी सुखी होने के हिस्सों में प्रमुख है, पर यह नवीन विवाह के लिए ज़्यादा उपयोगी है। किंतु जिन लोगों का विवाह हो चुका है या जिन लोगों को यह जानना है ज्योतिषीय क्रम में कि विवाह सुख किस प्रकार से अन्य तरीके से बाधित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कुंडली बहुत अच्छी मिली हो, हर तरीके से सब कुछ उसमें अच्छा मिला हो, किंतु वह व्यक्ति रोगी हो या उसकी कुंडली में संन्यास के योग हो, तो वह भी विवाह सुख को बाधित करने का एक कारण बन सकता है। तो इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हम एक अलग से कार्यक्रम बनाएंगे, और आप हमारे कार्यक्रमों को देखते रहें ताकि आपको ज्योतिष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे आपको चर्चा प्राप्त होती रहे। हमारा आज का कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।